हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 8th पार्ट ऑफ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो है आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, ये दो टॉपिक्स क्लियर किए थे। आज उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो नया टॉपिक है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है रखते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशन चैप्टर में जो है पढ़ रखी हैं और वहाँ थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ एज अ प्रॉपर्टी के टर्म्स में दे रखा है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है कि वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, ना कि उनके नेचर पे, उन सभी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे आपका था ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही हैं those properties which depend only on number of particles irrespective of their nature are called colligative properties। यानी कि वो properties जो कि डिपेंड करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, न कि उनके नेचर पे, वो सभी की सभी आपकी क्या बोली जाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोली जाती हैं। उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी आप कहती है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट भी आपने जो है क्लास 10th में जो है पढ़ रखा है, साइंस में ही पढ़ रखा है क्लास 10th में। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये 11th में भी है वैसे केमिस्ट्री में। द कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो है जिगजैग मोशन, यानी कि रैंडमली जो मोशन करते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम में, उसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो द कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कॉलिगेटिव सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज थी, पहली वो आपकी हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उनके नेचर पे, वो कैसे हैं, साइज क्या है, इससे मतलब नहीं है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। दूसरा आपका ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होता है उस आपके जो है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो है डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में किस तरह से मूवमेंट करते हैं, वो आपका हो गया ब्राउनियन मूवमेंट। उसके अलावा तीसरा आपका आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी आपने 10th में पढ़ रखा है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड viewed perpendicular to the both to the path of the incident light, the path of beam is illuminated by a bluish light. This phenomena is known as Tyndall effect। यानी अगर नॉर्मल सी बात करें कि एक कमरा है जिसमें प्रॉपर लाइट है, लेकिन आपको उसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स शो नहीं होते हैं, लेकिन अगर लाइट जो है सनलाइट किसी पर्टिकुलर एरिया से आ रही हो, या कह सकते हैं दरवाजे से या फिर खिड़की से पास आउट हो रही हो, तो सनलाइट में आपको जो पार्टिकल्स शो होंगे, वही टिंडल इफेक्ट है। यानी टिंडल इफेक्ट में वो अगर सनलाइट सीधी आ रही है किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट से, तो आपके जो है डस्ट पार्टिकल्स या जो भी कोलॉइडल पार्टिकल, क्योंकि डस्ट में हमारा ही कोलॉइडल सोल है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्लियरली दिखते हैं। तो वही यहाँ पे है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कोई बीम ऑफ लाइट पास आउट करी जाए, मतलब सॉल्यूशन ले रखा है बीकर में और आप उसमें जो है लाइट पास आउट करा रहे हो, एंड व्यूड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ऊपर से उस लाइट के पाथ को आप जो है चेक कर रहे हो, द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय द ब्लूइश लाइट। तो जो पाथ होगा वो जो है ब्लूइश लाइट से जो इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, यानी स्कैटर्ड हो जाएगी लाइट। जहाँ जहाँ बीम ऑफ लाइट जा रही है उसके आसपास के जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उस लाइट को थोड़ा सा स्कैटर्ड कर देंगे, और एक ब्लू कलर की आपको जो है
पाथ दिखेगा। बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय ब्लूइश लाइट, दिस फिनोमेना इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। यानी सीधे शब्दों में कहें तो कोलॉइडल सोल के अंदर अगर लाइट पास आउट कराते हैं और उस लाइट पास आउट की वजह से उस लाइट का पाथ दिखे, ब्लू कलर का पाथ दिखे ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो आपका होता है टिंडल इफेक्ट। पहला हो गया नेचर ऑफ द पार्टिकल, दूसरा आपका हो गया ब्राउनिंग मूवमेंट यानी जिगजैग मोशन, तीसरा आपका टिंडल इफेक्ट, अगर लाइट जो है पास आउट कराई जाए कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर तो उसके पाथ को वो जो है बिल्कुल क्लियरली व्यू करा देती है, वो आपका टिंडल इफेक्ट। तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये नया है, ये तो आपने लगभग तीनों पढ़ ही रखे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स towards positive or negative electrodes in an electric field is called electrophoresis। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें तो कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, वो या तो कैथोड की ओर यानी कि आपकी जो नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर या फिर एनोड की ओर या फिर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर क्या करते हैं? मूवमेंट करना चालू कर दें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे ये पता पड़ता है कि जो हमारे पास में कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ चार्ज है। जब चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज की ओर वो मूवमेंट कर रहे हैं तो मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट कर रहे हैं तो मतलब उन कोलॉइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब इसका सीधा सा एक लॉजिक निकलता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे भी चार्ज होता है, और जब उस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो जैसा चार्ज होगा उसके अपोजिट में वो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो यही है द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट का, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, यानी कि अगर उस इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोकने के लिए हम कुछ यूज करें, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो है डिस्पर्जन मीडियम जो है वो मूव करने लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी नेगेटिव टर्मिनल की ओर जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम जो मूवमेंट करने लग जाता है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोमोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद में कोलॉइडल पार्टिकल्स या तो पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर मूवमेंट करें या फिर नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर मूवमेंट करें, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर उस मूवमेंट को हम रोक दें तो जो हमारे पास में डिस्पर्जन मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूवमेंट करने लग जाती है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर मूवमेंट करने लग जाती है, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपको इस इनके आप एनसीईआरटी में वो भी देख सकते हैं, डायग्राम दे रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है ना। आपका जिगजैग ब्राउनिंग मूवमेंट का, टिंडल इफेक्ट का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये सभी के है ना। तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट करें इसे। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आपकी चार्ज ऑन कोलॉइडल सोल। तो हमने जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोस्मोसिस से ये पता पड़ा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन पे चार्ज होता है, तो वो चार्ज आया कैसे, उस प्रॉपर्टी को फिर यहाँ पर क्लियर किया गया है, चार्ज ऑन कोलॉइडल सोल। तो चार्ज ऑन कोलॉइडल सोल का सीधा सीधा सिस्टम है कि चार्ज ऑन द कोलॉइडल सोल इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन विच इज कॉमन एंड प्रेजेंट इन एक्सिस, यानी कि किसी भी कोलॉइडल सोल पे चार्ज इस वजह से होता है कि वो किसे प्रेफर करे, पॉजिटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव चार्ज को, और वो कंपाउंड जिस पे मतलब कोलॉइडल सोल पे जो चार्ज है वो एक्सेस में हो और कॉमन भी हो, वही आपका जो है कोलॉइडल सोल पे चार्ज आ जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सिल्वर आयोडाइड विल एब्जॉर्ब आयोडीन ऑफ Ai, यानी कि सिल्वर आयोडाइड हमारे पास में सोल है,
अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट का Ki के साथ मिलाओगे तो इसमें आप देख रहे हो कि दोनों में जो है I क्या है, एज अ कॉमन आयन है, तो वहां दे रखा है कॉमन आयन विच इज कॉमन। तो आयोडीन को ये सिल्वर आयोडाइड और एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमें पता है आयोडीन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, I being common to make negative charge soul। तो सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के चार्ज को और एब्जॉर्ब करके ये आपका नेगेटिव चार्ज का सोल बन जाता है। समझ में आ रही बात कि किसी भी कॉलॉइडल सोल पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो उस कॉलॉइडल सोल के अंदर जो कॉमन आयन है उसे वो एब्जॉर्ब करता है और उसी का उस पर चार्ज आ जाता है। दूसरा, जैसे AgI will absorb Ag positive of AgNO3, Ag being common to form positive charge soul, यानी कि सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से, अब सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट में कॉमन क्या है, Ag, तो सिल्वर नाइट्रेट से Ag को ये सिल्वर आयोडाइड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिल्वर पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये कैसा सोल बना, या कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोला पॉजिटिवली चार्ज। तो एक चीज हमें समझ में आई कि अगर हम कॉलॉइडल सोल बना रहे हैं और दो जो चार्ज कॉमन है तो कॉलॉइडल सोल उसी चार्ज को एक्सिस में किसी दूसरे सॉल्यूशन से एक्सिस में जो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के चार्ज का अपना, उसी चार्ज के आयन का अपना जो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना लेता है। तो इस वजह से जो है चार्ज आया, और फिर उसमें जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास में कॉलॉइडल सोल है या डिस्पर्जन फेज है ये नेगेटिव है, तो ये एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव वाले पे वो आपको हो जाएगा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो आपके जो दो कंसेप्ट थे वो यहीं पे क्लियर होते हैं। उसके बाद में जीटा पोटेंशियल, अब जब भाई चार्ज आ रहा है तो फिर उसका पोटेंशियल भी कुछ होगा। तो जीटा पोटेंशियल है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल, यानी कि कॉलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो अब हमें पता पड़ा कि भाई AgI और I नेगेटिव वाला जो है, देखो ये हमारे पास में AgI जो है सॉल्यूशन है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसने I को क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है, क्योंकि यहाँ से I ही तो आया एब्जॉर्ब होकर, तो ये तो हमारे पास में हो गया कॉलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हमारे टूटे होंगे, वो यहाँ पर टूटे हैं K पॉजिटिव, और उसके मतलब एक लेयर तो ये हो गई, एक तो ये थी I नेगेटिव वाली AgI के साथ में, जिसके साथ कुछ पोटेंशियल थे, और जो नहीं जुड़ पाए I पॉजिटिव I नेगेटिव ये, तो हमारे जो कॉलॉइडल सोल था उसके पास में डबल लेयर प्रेजेंट हो जाती है, ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों लेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स। द पोटेंशियल डिफरेंस between these two layers is called zeta potential और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, यानी कि कॉलॉइडल सोल के सॉल्यूशन पर जो है या पार्टिकल्स पे डबल लेयर या अपोजिट चार्जेस की जो है लेयर फॉर्म हो जाती हैं, और इन दोनों लेयर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो पहला कि चार्ज कैसे है, चार्ज जो भी एक्सिस में है और कॉमन है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स उस चार्ज को जो है क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी का जो है उसी नेचर के चार्ज का अपना कॉलॉइडल सोल बना लेते हैं। क्योंकि ये कॉलॉइडल सोल बना रहे हैं वो भी चार्ज वाले, तो इनके आसपास जो है दो तरह की लेयर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज लेयर जो है फॉर्म हो जाती हैं, और उन दोनों लेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? तो ये आपके हो गए पांचवी प्रॉपर्टी और ये हो गई छठी प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी और है, इसे नोट करें, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब होता क्या है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम कोलॉइडल टू सस्पेंडेड इज कॉल्ड कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन।
यानी कि कोलॉइडल सोल की स्टेट को चेंज होके जो है वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन और आपका फ्लोकुलेशन। ठीक है ना। तो ग्रेटर द वैलेंसी, इसके ऊपर जो एक हार्डी-सुलज़ रूल है कि जिस आयन की जो वैलेंसी है वो जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन द ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर। ये हार्डी-सुलज़ रूल है। पूछ लिया जाता है कि द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन द ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर, जिसकी आयन की जितनी ज़्यादा पावर होगी उसकी वैलेंसी भी, मतलब जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसका उतनी ज़्यादा पावर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में दे रखा है, अगर कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एनाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में इस पे पावर कितनी ज़्यादा है, यानी कि वैलेंसी इस पे है -3। तो ये हायर कोएगुलेटिंग पावर रखने वाला जो है आयन या एनाइनिक कंपाउंड है। सेम चीज कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन की कोएगुलेटिंग पावर में इस पे पावर कितनी है 4 पॉजिटिव, तो ये हाईली कोएगुलेटिंग पावर वाला कंपाउंड है। तो कोएगुलेशन समझ गए कि वो प्रोसेस या वो रिएक्शंस जिसमें जो है कोलॉइडल पार्टिकल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन उनके आयंस की पावर पर डिपेंड करता है। किसी भी आयन पे जितनी ज़्यादा पावर होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके अलावा नेक्स्ट आपकी जो 8th प्रॉपर्टी आती है वो है फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है? मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ अ सोल इज इट्स फ्लोकुलेशन वैल्यू। यानी कि कम से कम कितना हम इलेक्ट्रोलाइट डालें जिसकी वजह से कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन उस कोलॉइडल सोल में हो जाए। कम से कम कितना आयन हम डालें जिसकी वजह से कोलॉइडल सोल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, वो आपकी बोली जाती है फ्लोकुलेशन वैल्यू। ऐसा यूनिट इसकी आपकी मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर। ठीक है ना। तो कोएगुलेशन समझ गए कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का सस्पेंशन में कन्वर्ट होना कोएगुलेशन। हार्डी-सुलज़ रूल, जिस आयन पे जितनी ज़्यादा पावर होगी उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके अलावा फ्लोकुलेशन वैल्यू वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वजह से कोएगुलेशन पावर हो जाए या कोएगुलेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। उसके बाद में अब इसको रोकने के लिए भी होगा भाई, जो कोएगुलेशन कर रहे हैं, जो प्रेसिपिटेट कोलॉइडल सॉल्यूशन से जो है सस्पेंशन की फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे जो है बैठ रहे हैं, उसे रोकने के लिए फिर क्या होता है, वो आपका होता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या है? कोएगुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल लायोफिलिक कोलॉइड सोल्स। सुटेबल लायोफिलिक, लायोफोबिक नहीं है, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्स, सच सोल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। यानी कि वो कोलॉइड्स, वो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो आपका जो है कोएगुलेशन पावर को रोक दें, जो कोएगुलेशन पावर को जो है या कोएगुलेशन होने वाले जो आपके पास में जो कोलॉइडल सोल है उसमें कोएगुलेशन न हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलॉइड या मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड आप डालते हो वो आपका बोला जाता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ठीक है ना। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और है, उसे और देखते हैं, इसे नोट कर लो जरा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो इमल्सन। इमल्सन है क्या? इमल्सन के हमने जो है टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमने जो वहाँ पे इमल्सन भी आपको करा रखी थी। तो इमल्सन क्या है? लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। यानी लिक्विड के साथ में जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं उसे इमल्सन बोलते हैं। एंड दोज लिक्विड्स आर इमिसिबल टू ईच अदर, और वो भी लिक्विड आपस में जो है मिक्सअप न हो सके, डिसॉल्व न हो सके। ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं इमल्सन। दो तरह के इमल्सन्स होते हैं, एक होता है ऑयल डिस्पर्जन इन वाटर, यानी कि ऑयल का वाटर में डिस्पर्जन, और सेकंड होता है वाटर डिस्पर्जन ऑयल, यानी कि एक होता है ऑयल टू वाटर, एक होता है वाटर टू ऑयल। तो इमल्सन, लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इमल्सन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन्स,
ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। उसके अलावा इमल्सिफायर होते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन आर कॉल्ड इमल्सिफायर, यानी वो सब्सटेंस जो कि इमल्सन्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं वो इमल्सिफायर बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के अलग अलग इमल्सिफायर हैं, यानी कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, इमल्सिफायर ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड इमल्सिफायर ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। तो अलग अलग है। इसमें आपके आते हैं प्रोटीन्स, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स etc। प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। अच्छा, इमल्सिफायर ऑफ वाटर इनटू ऑयल डिस्पर्स्ड इनटू ऑयल, वो आपके आते हैं हैवी मेटल सॉल्ट, वो सॉल्ट जिसमें हैवी मेटल हो, ठीक है ना, जो हैवी जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम तो लाइट होता है, आयरन हो गया और आपका जो है जिंक हो गया, इस तरह के। फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स etc। तो ये इमल्सिफायर हैं जो कि इमल्सन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि भाई जब दोनों लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो उन्हें एक कोई ऐसा सब्सटेंस तो होना ही चाहिए जो उन्हें डिसॉल्व कर सके या उन्हें जो है इकट्ठा कर सके, है ना, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। उसके बाद में लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स। कॉलर्स का कहाँ यूज होता है, तो वैसे तो आपने बहुत पढ़ रखे हैं, उसी में है जैसे मेडिसिन में यूज होता है इसका, टैनिंग में यूज होता है इसका, रबर इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या सोप जो सफाई करता है उसमें भी आपके जो है कोलोइडल सॉल्यूशन का यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को जो साफ करने में भी कॉलर्स का यूज होता है। ये कुछ बेसिक यूजेस हैं कॉलर्स के, ठीक है ना। तो आज जो है आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है। इसे अपना ढंग से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल जैसा इसमें कुछ है नहीं। जितना आप इसे जो है ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उतना ही आपको जो है चैप्टर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि सब थ्योरेटिकल है। मुझे इसमें जो केवल लिखना पड़ा है कि क्या होता है और क्या होता है, ठीक है ना, कोई ऐसे रिएक्शन इतना है नहीं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चैप्टर देखेंगे, जो भी चैप्टर डालते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे।